वेलकम टू द न्यू लेक्चर इन रावेंद्र एकेडमी मित्रों। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सर्कुलेटिंग करंट को एनालाइज करने वाले हैं। सर्कुलेटिंग करंट कैसे आती है किसी भी डीसी मशीन में। तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट है ये डीसी मशीन का पार्ट है, राइट। ये नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन का, आर्मेचर वाइंडिंग के बाद या आर्मेचर वाइंडिंग से ही रिलेटेड है। तो अगर ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपको इसके नोट्स या फिर प्रैक्टिस सेट्स चाहिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए दो तरह की वाइंडिंग मैंने आपको पढ़ाई है, या डिजाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है। सबसे पहली जो वाइंडिंग थी वो थी लैप वाइंडिंग, और दूसरी जो वाइंडिंग थी वो थी वेव वाइंडिंग। तो जब मैंने इन दोनों को डिजाइन करवाया था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग की एक कॉइल सिर्फ दो पोल के अंडर आती है। वन कॉइल लाइज अंडर टू पोल्स ओनली। बट जब हमने वेव वाइंडिंग डिजाइन किया था, तो हमने क्या देखा था कि वेव वाइंडिंग की जो हर कॉइल है वो सारे पोल से पास करती है। कॉइल passes through all poles। यहां तक तो क्लियर है कि लैप वाइंडिंग की जो कॉइल है वो दो पोल्स के अंडर आती है, और जो वेव वाइंडिंग की कॉइल है वो सारे पोल्स के थ्रू पास होते हुए जाती है। तो अब मुझे बताइए, फॉर द केस ऑफ लैप वाइंडिंग, इस केस के लिए बताइए, कोई भी एक वाइंडिंग है वो सिर्फ दो पोल के अंडर से पास होते हुए जा रही है, तो क्या उन दोनों पोल का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रैक्टिकली एकदम सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट। दो पोल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है वो कभी भी प्रैक्टिकली एक जैसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो कॉइल है वो सभी पोल से पास होके जा रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारे पोल्स का इसमें रोल है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पोल्स बराबर 4। let us take number of poles बराबर 4। चार पोल्स हैं हमारे पास, तो दो दो का पेयर होगा, दो साउथ दो नॉर्थ। राइट। तो अब मुझे बताइए कि दो पोल्स हैं जिनकी फ्लक्स डेंसिटी कम है। टू पोल्स हैज flux density less while two poles has flux density higher। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, जो भी कॉइल इन दो पोल के अंडर लाई करेगी, फ्लक्स डेंसिटी कम है मतलब ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। जो भी कॉइल इन दो पोल के अंडर लाई करेगी, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ईएमएफ ज्यादा है, राइट। अभी किसी को ये नहीं पता कि फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है तो ईएमएफ कैसे ज्यादा हो गया। देखिए फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एरिया हमारा कांस्टेंट है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ गया, और ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स बढ़ा तो ईएमएफ भी बढ़ जाता है, राइट। अब देखिए, स्टार्टिंग से देखिए मैंने क्या बताया था, लैप वाइंडिंग में जो कॉइल है वो दो पोल्स के अंडर फ्लो होती है, राइट। तो
अब मुझे बताइए, किसी भी दो पोल का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कभी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ईएमएफ भी कभी बराबर नहीं होगा। ईएमएफ कभी भी बराबर नहीं होता है तो क्या फ्लो होती है? करंट, बिकॉज ऑफ करंट ऑलवेज फ्लोज बिकॉज ऑफ ईएमएफ डिफरेंस, राइट। हमेशा कहीं पे भी ईएमएफ अगर डिफरेंट है तो वहां पे क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। सेम इसी केस में लैप वाइंडिंग में भी इस ईएमएफ डिफरेंस की वजह से एक करंट फ्लो होती है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट। बट अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करें तो इसमें कोई भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि जो क्वाइल है वो सारे पोल से पास होके जा रही है, राइट। तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। लैप वाइंडिंग में सिर्फ दो पोल से पास होती है और दो पोल का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो कभी भी बराबर नहीं होता, राइट। तो दो पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं। इन लैप वाइंडिंग ईच क्वाइल या ईच पैरेलल पाथ lies under different set of poles, different set of poles, right. So each coil will have different flux density. अगर डिफरेंट फ्लक्स डेंसिटी है तो डिफरेंट ईएमएफ होगा, और अगर ईएमएफ डिफरेंट है तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसे हम इस केस में बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो सर्कुलेटिंग करंट है वो हमेशा लैप वाइंडिंग के केस में होगी। अब देख लेते हैं वेव के केस में क्यों नहीं होगी। तो एक पॉइंट लिखिएगा, इन वेव वाइंडिंग ऑल कॉइल या ईच पैरेलल पाथ lies under all poles। अब सभी पोल के अंडर लाई कर रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस का तो बात ही नहीं बनती, इसीलिए ईच कॉइल हैव सेम ईएमएफ। अगर ईएमएफ सेम है तो करंट सेम होगा, और सॉरी ईएमएफ सेम है तो करंट जीरो होगा। यहां से बात समझ में आ रही है? हैव सेम ईएमएफ, और सेम ईएमएफ के लिए करंट होता है जीरो। दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ वेव वाइंडिंग द सर्कुलेटिंग करंट इज जीरो। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। अगर आपको जो थियोरी है वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा एक ब्रश शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, उसी से ये रिलेटेड है। तो मान लेते हैं ये हमारा आर्मेचर है, यहाँ पे हमारा एक ब्रश है, एक ब्रश यहाँ पे है, ये एक ब्रश, ये एक ब्रश है, ये पॉजिटिव ब्रश है, ये पॉजिटिव ब्रश है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। यहां से एक टर्मिनल निकला पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से एक टर्मिनल निकला
नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपको अगर अपना लोड कनेक्ट करना है तो इसी टर्मिनल में आप कनेक्ट करोगे। तो हमारे पास बचा क्या, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस नेगेटिव ब्रश को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, इस नेगेटिव टर्मिनल से। इस पॉजिटिव ब्रश को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये पॉजिटिव टर्मिनल चला गया इस पॉजिटिव टर्मिनल पे, राइट। तो मान लीजिए हमारा जो लोड है पॉजिटिव और नेगेटिव पे ही तो हम अपना लोड लगाते हैं। तो मान लीजिए हमारे लोड में टोटल करंट कितनी जा रही है, हमारे लोड में टोटल करंट जा रही है 200 एम्पियर। तो यहां भी 200 एम्पियर जा रही होगी, बट यहां से डिवाइड होगी, मतलब यहां से 100 एम्पियर जा रही होगी, यहां से 100 एम्पियर जा रही होगी, यहां से 100 एम्पियर निकल रही होगी, मतलब यहां से 50 एम्पियर आ रही होगी, यहां से 50 एम्पियर आ रही होगी, और इस ब्रश के थ्रू 100 एम्पियर निकल रही है। सिमिलरली यहां से 50 एम्पियर जा रही होगी, यहां से 50 एम्पियर जा रही होगी, और इस ब्रश से 100 एम्पियर की करंट निकल गई। तो मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लैप वाइंडिंग का। लेट नंबर ऑफ पोल्स बराबर 4। आप मुझे बताइए लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो जाता है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, यानी कि 4। और ब्रशेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। तो हमने 4 ब्रश यूज किए हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इसीलिए पोल हमारे हैं 4। मान लेते हैं लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉइल, यहाँ पे क्वाइल होती है, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है ना 50-50 एम्पियर की, ये क्वाइल के थ्रू हो रही है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच क्वाइल मान लेते हैं हमारे पास है 0.5। तो करंट थ्रू ईच क्वाइल कितनी है, 50-50 एम्पियर की। सो करंट थ्रू ईच क्वाइल इज इक्वल टू 50 एम्पियर। और मान लेते हैं कि अब एक चीज और मुझे बताइए, टर्मिनल वोल्टेज भी हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब इस पूरे सर्किट को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, एक कैलकुलेटिव सर्किट या प्रॉपर सर्किट के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो नंबर ऑफ पोल्स हैं 4, तो पैरेलल पाथ भी कितने होंगे, 4। तो यहां पे हमने 4 पैरेलल पाथ बना लिए, 2 3 4। हर कॉइल का जो ईएमएफ है वो कितना है, 0.5 ओम, 0.5 ओम। हर कॉइल के अक्रॉस जो ईएमएफ ड्रॉप है वो कितना हो रहा है, मान लेते हैं ई। तो ये है ई ई ई ई, यहां लगा हमारा आउटर टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां पे हमने वोल्टेज कितना माना है, 50 वोल्ट का। हर कॉइल से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 50 एम्पियर की, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। टोटल करंट यहाँ पे लोड के पास कितनी मिल रही है, 200 एम्पियर। सेम वही डायग्राम है जो ऊपर हमने बनाया। तो यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाते हैं, राइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 1 सेकेंड, माइनस 0.1 इंटू 50 प्लस ई माइनस 50 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे E हमें कितना मिल गया, 55 वोल्ट, राइट। अब E इज इक्वल टू हमें मिल गया 55 वोल्ट। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब हमने सेम फ्लक्स डेंसिटी ली हुई है। अब हम क्या करते हैं, अनइक्वल फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं। लेट अस टेक द केस ऑफ अनइक्वल फ्लक्स डेंसिटी। Let us take the case of unequal flux density। अब हम अगर अनइक्वल फ्लक्स डेंसिटी ले रहे हैं तो करंट भी क्या होगा, अनइक्वल। चलिए देखते हैं कैसे। अनइक्वल फ्लक्स डेंसिटी लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर। यहाँ पे हमने दिखा दिया पहला ब्रश, यहाँ पे हमने दिखा दिया दूसरा ब्रश, यहाँ पे हमने दिखा दिया तीसरा ब्रश, और ये हो गया चौथा ब्रश। ये ब्रश पॉजिटिव, ये ब्रश पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल हमने बाहर निकाला, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल हमने बाहर निकाला। पॉजिटिव नेगेटिव में हमने कनेक्ट कर दिया अपना लोड। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जाके सीधे कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव वाले से। ये नेगेटिव है, मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव वाले से। अब बताइए हमारे लोड को तो उतनी ही रिक्वायरमेंट है अभी भी, दैट इज 200 एम्पियर। तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, 200 एम्पियर। मतलब यहाँ पे भी 200 एम्पियर है, बट सॉरी, जो डायरेक्शन है वो मैंने उल्टा ले लिया है। यहाँ से कितनी जा रही है, 100 एम्पियर। यहाँ से कितनी जा रही है, 100 एम्पियर, राइट। अब एक चीज मुझे बताइएगा, यहाँ पे 100 एम्पियर नहीं लेते हैं, हमने क्या लिया है, अनइक्वल फ्लक्स डेंसिटी का एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं अनइक्वल फ्लक्स डेंसिटी की वजह से ईएमएफ डिफरेंट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारा जो ईएमएफ था सेम था, दैट इज 55 वोल्ट, क्योंकि सारे मतलब हर एक कॉइल सेम फ्लक्स सेम पोल से पास होके जा रही थी, सारे पोल से पास होके जा रही थी, जिसकी वजह से जो ईएमएफ है वो हर कॉइल में सेम था। बट यहाँ पे ईएमएफ डिफरेंट होने की वजह से जो करंट है वो डिफरेंट हो गई। तो मान लीजिए इस कॉइल से जो करंट है वो 50 ना होके 48 हो गई, सिमिलरली ये 48 हो गई। यहां से जो करंट जा रही है वो 50 ना होके 52 एम्पियर हो गई, क्योंकि एक का फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होगा, दूसरे का फ्लक्स डेंसिटी कम होगा। तो फ्लक्स डेंसिटी जिस भी पोल का ज्यादा है वहां पे ज्यादा करंट आएगा। तो यहाँ पे भी 52 एम्पियर की करंट आ गई। यहां से निकल कितने रही है, 52 और 52, यहां से निकल रही है 104 एम्पियर। मतलब यहां गई कितनी, 104 एम्पियर। तो यहां से कितनी गई, 48 प्लस 48 96। क्या जोड़िए ये 200 आ रहा है, यस बिल्कुल 200 आएगा। यहां से पॉजिटिव गई लोड से होते हुए ये 200 एम्पियर। यहां कितनी जाएगी, 48 प्लस 52 यानी कि 100 एम्पियर। यहां कितनी जाएगी, 100 एम्पियर। 48 प्लस 52 100 एम्पियर, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि हर ब्रश डिफरेंट करंट कैरी कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, सारे ब्रशेस से 50-50 एम्पियर, सॉरी 100-100 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। बट यहाँ पे सारे ब्रश जो हैं वो अलग अलग करंट कैरी कर रहे हैं, और करंट अगर अलग होगी तो कॉपर लॉस भी अलग होगा। तो इससे पहले वाले केस में देखते हैं सर्कुलेटिंग करंट कितना था।
लॉसेस कितना था, आई स्क्वायर आर। यहाँ पे एक छोटा सा जो मॉडिफिकेशन है वो कर लीजिएगा। हर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम हमने लिया है, लेकिन मैंने गलती से 0.5 लिख दिया है। 0.1 ओम, 0.1 ओम, 0.1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.1 से सॉल्व कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी आप क्या ले लीजिए 0.1। तो यहाँ पे टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। ये तो है एक पैरेलल पाथ का, बट कॉपर लॉस चारों पैरेलल पाथ के गिने जाएंगे, मतलब 4 आई स्क्वायर आर। तो 4, करंट सब में 50 है, रेजिस्टेंस है 0.1, तो यहाँ कॉपर लॉस हमारा मिल गया 1000 वॉट। सही है। ये है विदाउट सर्कुलेटिंग करंट, ये है कॉपर लॉस विदाउट सर्कुलेटिंग करंट। अब देखते हैं विथ सर्कुलेटिंग करंट कॉपर लॉस कितना आता है। कॉपर लॉस, तो देखिए दो कॉइल में जो करंट है वो कितना है 48 एम्पियर। सो 2 इंटू 48 स्क्वायर इंटू कॉइल का रेजिस्टेंस है 0.1, और दो कॉइल में जो करंट है वो कितनी फ्लो हो रही है 52, तो ये 2 इंटू 52 का स्क्वायर मतलब रेजिस्टेंस 0.1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1001.6 वॉट। ये है विथ सर्कुलेटिंग करंट का लॉस। विथ सर्कुलेटिंग करंट का लॉस। सही है। यहां से हमें क्या पता चला कि सर्कुलेटिंग करंट की वजह से जो कॉपर लॉस है वो बढ़ जाता है। तो दो चीजें हमें पता चली। पहली, सर्कुलेटिंग करंट always take place in lap winding. दूसरा, because of circulating current कॉपर लॉस इंक्रीजेस। कॉपर लॉस इंक्रीज हो गया मतलब एफिशिएंसी ऑफ मशीन डिक्रीजेस, सो सर्कुलेटिंग करंट इज अनडिजायरेबल। सो टू गेट रिड ऑफ दिस सर्कुलेटिंग करंट, तो सर्कुलेटिंग करंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताइएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो इक्विलाइजर रिंग है वो किस टाइप की वाइंडिंग में आप यूज करते हो, लैप वाइंडिंग में या वेव वाइंडिंग में। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो इक्विलाइजर रिंग है वो सर्कुलेटिंग करंट को रिमूव करने के लिए यूज होती है, और जो सर्कुलेटिंग करंट है वो सिर्फ लैप वाइंडिंग में होती है। तो इक्विलाइजर रिंग हम कहाँ पे यूज करेंगे, सिर्फ लैप वाइंडिंग में। तो ये आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसे याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।